नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा, पाबंदियों में जकड़े स्पेस सेक्टर की बेड़ियों को खोला। भारत जल्द ही गगनयान की उड़ान भरेगा और अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में बादल फटने से तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रुद्रप्रयाग से सेना की टुकड़ी रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हालात पर नजर। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण जनजीवन पर असर। उत्तराखंड समेत हिमाचल में अगले कुछ दिनों भारी बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की भी चेतावनी। मॉडर्न तकनीक और डिजिटल ट्रैकिंग डेटाबेस के जरिए सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। बैंक धोखाधड़ी के फरार घोषित आरोपी दिनेश गहलोत को नोएडा से किया गिरफ्तार। और 2 हफ्ते में रूस यूक्रेन के बीच नहीं हुआ संघर्ष विराम तो अमेरिका लेगा बड़ा फैसला। बड़े पैमाने पर प्रतिबंध और टैरिफ दोनों लगाने की धमकी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने वीडियो संदेश में पीएम ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम ने मिशन गगनयान और भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित किया। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से
साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात पर पूरी नज़र बनाई हुई है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और फौरन जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस को घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। चमोली जिले के थराली विकासखंड में कल देर शाम से मूसलाधार बारिश के कारण प्रकृति का ये रूप देखने को मिला है। इस आपदा से थराली के कोटटिब, राड़ीबगड़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपड़ो, सगवाड़ समेत कई इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है। दुकानों और मकानों में मलबा घुस गया है और कई वाहन मलबे में दब गए हैं। चेपड़ो में बादल फटने से सबसे ज़्यादा तबाही देखने को मिली, जहां एक शख्स के लापता होने की भी खबर है। इसके अलावा सगवाड़ा गांव में 20 साल की एक लड़की के मलबे में दबे होने की खबर है। राड़ीबगड़ में एसडीएम के आवास और नगर पंचायत अध्यक्ष के घर में भी मलबा घुस गया है, जिससे दीवारें टूट गई हैं और भारी क्षति हुई है। बद्रीनाथ हाईवे सहित 21 से अधिक लिंक मार्ग अवरुद्ध हैं। थराली तहसील के 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी है। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने कहा है कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि कई जगह रास्ता अवरुद्ध है, जिसके कारण वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है, लिहाजा हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ू जगह है। वहाँ पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है। एक व्यक्ति के बहने की सूचना है और एक महिला के दबे होने की सूचना है। टीमें मौके पर जा रही हैं। जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है। इसके कारण से वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर वहाँ पे भेजा जा रहा है, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत कर्मी हैं उनको वहाँ मौके पर भेजा जाएगा। उत्तराखंड में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। राजधानी देहरादून सहित कई जनपदों में तेज़ बौछारें हो रही हैं, जबकि कहीं कहीं रुक कर जो हल्की बारिश है वो लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट प्रभावी है। राज्य के शेष पर्वतीय जिलों और उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन पूरे प्रदेश में बारिश का जो तीव्र दौर है वो जारी रहेगा। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। वहीं हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो मंडी जिले में एक स्टाफ नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो जिले के चौहर घाटी की सुधार पंचायत के गढ़ नाले का है। वीडियो में क्षेत्र में तैनात स्टाफ नर्स कमला उफनते नाले को कूदकर पार करती हुई अपनी ड्यूटी पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नाला अपने पूरे उफान पर है और कमला अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पत्थरों पर कूदकर इसे पार कर रही हैं। टिक्कर गांव की रहने वाली स्टाफ नर्स कमला ने बताया कि उसे ड्यूटी के लिए सुधार पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना था। भारी बारिश के कारण फुटब्रिज टूट गए और जिसके कारण रोजाना ड्यूटी पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ड्यूटी के लिए रोजाना करीब 4 किलोमीटर का रास्ता उन्हें तय करना पड़ रहा है, लेकिन जान की परवाह किए बगैर उन्होंने उफनते नाले को कूदकर पार किया। हाल ही में भारी बारिश के कारण यहाँ कई सड़कें और फुट ओवरब्रिज जो हैं वो कहीं ना कहीं बह गए हैं, जिसके कारण लोगों को मजबूरी में इन खड्डों और नालों को ऐसे ही पार करना पड़ रहा है। आम लोगों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना हो रहा है।
हिमाचल प्रदेश में ही मौसम का कहर आने वाले दिनों में भी कम होने के आसार नहीं हैं। दरअसल मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 27 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शिमला सहित ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बात करते हैं बिहार की, जहां पूर्णिया में 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। ये घटना रिंग रोड निर्माण के लिए बालू के खनन से बने गड्ढे में डूबने से हुई है। डूबने वाले सभी कस्बा वार्ड नंबर 6 के रहने वाले बताए गए हैं, जिसमें एक बच्ची, एक महिला और 3 युवा शामिल हैं। सभी मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि एक बच्ची को बचाने की वजह से एक कर 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही इस दुख की घड़ी में पूरा जिला प्रशासन मृतक के परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ त्वरित गति से सभी को दिया जाएगा। कस्बा कारी कोसी नदी के पास एक लड़की थी गौरी, तो उसको बचाने के क्रम में उसके 4 और व्यक्ति भी उनको बचाने के लिए गए थे। तो उस क्रम में कुल 5 व्यक्तियों की जो है अभी तक जो हमें सूचना मिली है, उसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस दुख की घड़ी में जो उन लोगों के परिवार हैं, उन लोगों को भी हम लोग क्या आपदा के तहत राशि दे सकते हैं उनकी सहूलियत के लिए, उसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। टीटी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में वांटेड आरोपी दिनेश डी गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि सीबीआई ने आधुनिक तकनीक और डिजिटल ट्रैकिंग डेटाबेस का इस्तेमाल कर उसकी लोकेशन का पता लगाया। गहन जांच और स्थानीय पूछताछ के बाद सीबीआई ने दिनेश को नोएडा से 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उसे मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये मामला 31 मई 2004 को दर्ज किया गया था, जिसमें दिनेश डी गहलोत पर बैंक ऑफ बड़ौदा से जाली दस्तावेजों के जरिए हाउसिंग लोन लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप था। सीबीआई ने बताया कि दिनेश बार बार अपना ठिकाना बदलता था और स्थानीय लोगों से अपनी असली पहचान छिपाकर कम संपर्क रखता था, जिससे उसकी तलाश मुश्किल हो रही थी। और वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, औरैया, सहारनपुर सहित अन्य क्षेत्रों में सक्रिय एक बड़े अंतर्राज्यीय फर्जी आधार कार्ड गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह द्वारा अवैध रूप से बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। एटीएस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज बनाने में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में उपकरण, लैपटॉप, मोबाइल, फिंगर स्कैनर, फर्जी आधार कार्ड और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश के अनुसार गिरोह आधार और अन्य पहचान पत्र बनाकर अवैध लाभ दिलाता था। ये नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय था और बिचौलियों के जरिए काम करता था। आरोप है कि सुरक्षा प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर उम्र और पते जैसे विवरण बदले गए। लखनऊ स्थित एटीएस थाने में मामला दर्ज है और पूछताछ भी लगातार जारी है। इसे पासपोर्ट और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग की आशंका पर भी जांच की जा रही है। यूपी एटीएस द्वारा एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल तरीके से कूटरचित भारतीय दस्तावेज तैयार कर अवैध विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से रोहिंग्या,
बांग्लादेशी एवं अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कर रहा था। बात करते हैं बिहार की, जहां की राजधानी पटना से सटे फतुहा के दनियावा में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए हैं। घायलों को इलाज के लिए पटना ले जाया गया है। हादसा उस समय हुआ जब हिलसा के अलामा गांव में के लोग एक ऑटो में सवार होकर फतुहा में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को राजधानी दिल्ली में होगी। इस बैठक में जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब पर लाने के प्रस्ताव पर फैसला किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक होगी। बैठक के दोनों दिन के सत्र सुबह 11 बजे शुरू होंगे। जीएसटी परिषद की विचार विमर्श से एक दिन पहले 2 तारीख को अधिकारियों की एक बैठक होगी। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले जीएसटी की दरों में कटौती और जीएसटी रिफॉर्म को लागू करने की कोशिश होगी, ताकि त्योहारों में लोगों को राहत मिल सके। दरअसल 2 दिन पहले राज्यों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में केंद्र सरकार के टैक्स स्लैब की संख्या घटाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। इसका उद्देश्य जीएसटी में मौजूदा टैक्स स्लैब को घटाकर 5% और 18% करना है। नए जीएसटी स्ट्रक्चर में 2 दरें मेरिट और स्टैंडर्ड होंगी। अब इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की बैठक में ही लिया जाएगा। और रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ भी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को एक बार फिर धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर यूक्रेन में 2 हफ्ते में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं होती तो वे रूस पर प्रतिबंध और टैरिफ में से कुछ एक या फिर दोनों लगा देंगे। ये धमकी ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक के 1 हफ्ते बाद मॉस्को के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए दी। ट्रंप ने कहा कि इस हफ्ते यूक्रेन में एक कारखाने पर रूस के घातक हमले से वो नाखुश हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उप्पुगुड़ा में इस साल गणेश चतुर्थी की कुछ अलग ही धूम है। यहाँ के श्री मल्लिकार्जुन नगर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर एक अनोखी गणेश प्रतिमा स्थापित की है, जिसमें सेना की ताकत का प्रदर्शन किया गया है। इस प्रतिमा में ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 जैसे हथियारों के मॉडल शामिल हैं, जिन्हें भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक माना जाता है। आयोजकों का उद्देश्य सशस्त्र बलों के सम्मान में लोगों के बीच देशभक्ति की भावना जगाना है। हालांकि ये थीम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें भारत के वास्तविक सैन्य अभियानों के साथ ऑपरेशन सिंदूर को भी शामिल किया गया है। इस आयोजन के तहत AI की मदद से बनाए गए पोस्टर और एक शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी, जो इसे आधुनिक तकनीक से जोड़ती है। और खबर खेल जगत से, बुल्गारिया के समाकोव में भारत की काजल ढोचक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हरियाणा की पहलवान काजल ने 72 किलोग्राम भार वर्ग चीनू की लियू युकी को 8-6 से हराया और चैंपियन बनी। वहीं श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक अपने नाम किया। श्रुति ने 50 किलोग्राम वर्ग में जर्मनी की जोसेफिन रेंश को 6-0 से हराकर पदक पर कब्जा किया, जबकि सारिका ने भी 53 किलोग्राम वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पोलैंड की इलोना वॉल्चुक को 11-0 से हराकर एक तरफा जीत हासिल की। महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है और इसमें कुल 8 टीमों को हिस्सा लेना है। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही इसके शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया है। बेंगलुरु में हुई भगदड़ के बाद अब आईसीसी ने बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मुकाबलों को नवी मुंबई के मैदान पर शिफ्ट करने का फैसला किया है। 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला बेंगलुरु के मैदान पर होना था, जो अब गुवाहाटी के मैदान पर खेला जाएगा। वहीं इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला भी 3 अक्टूबर को होना था और ये मैच भी अब गुवाहाटी में होगा। वहीं बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में होने वाले हीरो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी बिहार के सभी जिलों के साथ साथ चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा, असम और झारखंड राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति
रुचि जगाना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और इस ऐतिहासिक आयोजन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के 134वें संस्करण का फाइनल मुकाबला आज कोलकाता में खेला जाएगा। खिताबी मुकाबले में गत विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सामना पहली बार फाइनल में पहुंची डायमंड हार्बर एफसी से होगा। ये मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। चैंपियन टीम को इस बार रिकॉर्ड 1.21 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये 137 साल पुराने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ी इनामी राशि होगी। ड्यूरेंट कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फाइनल मैच से पहले पूरी प्राइज मनी का ऐलान किया है। इस साल डीसीओसी ने इनामी राशि में 250% की बढ़ोतरी की है। पिछले सीजन के 1.2 करोड़ रुपए से इस बार इनामी राशि को बढ़ाकर रिकॉर्ड 3 करोड़ रुपए किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में नगर निगम द्वारा एक भव्य युद्ध संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य खासतौर से न सिर्फ देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों की गाथा को संजोकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है, बल्कि युद्ध संग्रहालय का निर्माण अगर बात की जाए तो लगभग 80% पूरा हो चुका है और दिवाली तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। क्या कुछ खास है इस युद्ध संग्रहालय में, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव की एक खास रिपोर्ट। पीतल नगरी मुरादाबाद को अब एक नई पहचान और मिलने जा रही है। मुरादाबाद नगर निगम एक युद्ध संग्रहालय का निर्माण करवा रहा है, जिसमें आजादी के बाद से लेकर करगिल युद्ध और हाल के सैन्य अभियानों तक भारतीय सेना की वीरता की झलक देखने को मिलेगी। युद्ध संग्रहालय की परिकल्पना को मूर्त रूप देने वाले मुरादाबाद के नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल के मुताबिक युद्ध संग्रहालय का मकसद युवाओं और बच्चों में देशभक्ति और अनुशासन की भावना जगाना है। साथ ही यह जगह इतिहास और सैन्य अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए एक ज्ञान के केंद्र के रूप में काम करेगी। ये जो युद्ध संग्रहालय है, ये अपनी तरीके का देश का पहला ऐसा डिजिटल संग्रहालय है जिसमें तीनों सेनाओं के बलिदान और उनके शौर्य का वर्णन भी है। सन 47 से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक की चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। साथ ही इसमें अलग अलग टेरेन में किस तरीके से सेना लड़ती है और किस तरीके से देश की रक्षा करती है, उस टेरेन वॉरफेयर को भी एक्चुअल टेरेन बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही लोंगेवाला की लड़ाई, जो कि बहुत ही आइकॉनिक लड़ाई मानी जाती है 1971 की, उसके लिए हमने पूरा एक सेक्शन डेडिकेटेड करते हुए एक्चुअल ट्रेंच का निर्माण किया है और ट्रेंच में सैनिक कैसे लड़ते हैं और क्या परिस्थितियां होती हैं उसको दिखाने का भी प्रयास किया गया है। कुल मिला के हमारी ये कोशिश रही है कि इस युद्ध संग्रहालय को केवल यूपी ही नहीं, देश के लोग देखने के लिए मुरादाबाद आएं। इस युद्ध संग्रहालय की खासियतों की बात करें तो 10 एकड़ भूमि में स्थापित किए जा रहे संग्रहालय में ओपन थिएटर, डिजिटल और इंटरैक्टिव गैलरी, लाइट एंड साउंड शो और थिएटर जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही मशीन गन, तोप, वर्दी, जंगों में उपयोगी गाड़ियां जैसे प्रदर्शन योग्य सैन्य उपकरण शामिल होंगे। 1965 भारत पाक युद्ध में प्रयुक्त T-55 टैंक के 2 मॉडल स्थापित किए जा चुके हैं। MiG-27 फाइटर जेट जो कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हुआ था, उसको भी स्थापित किया जा रहा है। INS विक्रांत से संबंधित वस्तुएं, पनडुब्बी मॉडल, मिसाइल और अन्य सैन्य मॉडल भी जल्दी संग्रहालय की शोभा बढ़ाएंगे। टैंक, एक MiG-27, साथ ही जो डिफेंस की हमारी PSUs हैं, MDL, HAL इत्यादि, इनसे हमें एक्चुअल स्केल्ड मॉडल के वॉरशिप, हेलीकॉप्टर, तेजस विमान के मॉडल, ये सब मिल चुके हैं और इनको लगाया जा रहा है। युद्ध संग्रहालय के बन जाने से मुरादाबाद में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह युद्ध संग्रहालय न केवल शहीदों की याद को जीवित रखेगा, बल्कि समाज में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को भी मजबूत करेगा। मुरादाबाद से अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज।